सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। इस प्रकार जो जवाहरलाल नेहरू जी की एक भारत की खोज जो कि उनने लिखी थी, उसके उपसंहार की ये पंक्तियाँ हैं कि सच्ची संस्कृति जो होती है उसको दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, लेकिन वह अपनी धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई ही रहती हैं। कब? जब वह अपनी धरती पर पैदा होती है। तो नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th आरो नामक पाठ्य पुस्तक से यह जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पाठ लिखा है जिसका नाम है भारत माता। सबसे पहले जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि इनका कि जो जन्म है 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाओं की इनकी अगर बात करते हैं तो मेरी कहानी, जो कि इनकी आत्मकथा थी, खुद की कथा। वहीं विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि हिंदी अनुवाद किया हुआ था, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, वहीं राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेख और भाषणों का संग्रह उनका था। वहीं इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो ये 1964 ईस्वी में कह सकते हैं परलोक से धार गए थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न में आर्थिक रूप से संपन्न। उनके पिता वहाँ बड़े वकील थे और नेहरू की प्राथमिक शिक्षा जो थी घर पर तथा उच्च शिक्षा जो थी इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई और वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की। लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में भारत में आए और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र भी शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे या प्रसिद्ध थे, कह सकते हैं। शांति, अहिंसा, मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति बनाई और पंचशील के सिद्धांतों का भी प्रचार प्रसार किया था। अर्थात भारत में ही नहीं, विदेशों तक इन्होंने विश्व शांति और कह सकते हैं पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रचार प्रसार किया। प्रस्तुत पाठ जो है उनके हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जो कि हिंदुस्तान की कहानी के 5वें अध्याय से लिया हुआ है। क्या? भारत माता, जो आपका पाठ है। अंग्रेजी से भाषांतर किया, अर्थात हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। इन्होंने लिखा तो इंग्लिश में था, लेकिन इसको भाषा हिंदी में बदला हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। अर्थात साधारण लोगों को भी बताया करते थे
कि हिंदुस्तान अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी एक है, और इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं, और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है, और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है कि यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं कि अपने बेटे अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण जो है पैना है। जानते हैं, भारत माता नामक पाठ को कि अक्सर मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, अर्थात वे जब एक जगह से या जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती तो एक दूसरी जगह जाते ही रहते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था। तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता, इसके बारे में बताता कि भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और दूसरे ही किस्म की गिजा कह सकते हैं, गिजा खाद्य सामग्री, गिजा कह सकते हैं किसको? खाद्य सामग्री या भोजन आदि को। उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी, अर्थात वो वहाँ पर जो खाना था, वह जो भोजन था, उस प्रकार की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन किसानों से इसका नज़रिया महदूद था, सीमित था। महदूद मीन्स होता है सीमित। और मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मैं उन मुद्दों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अर्थात दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे। एक तरह से उनका जीवन यापन थे कह सकते हैं। और स्वराज्य का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर ध्रुव दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता, और वह यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थीं, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थीं उस गड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और बहुत हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें देश की कल्पना करा दी थी, और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थीं। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, अर्थात 1930 के बाद कह सकते हैं, जो आर्थिक मंदी
या रुपये पैसे की जो कमी आई थी उससे क्या हुआ कि उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। ऐसा कभी भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस प्रकार से होता और इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया अर्थात खेती ही करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते और यहाँ तक कि ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। तो मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, प्यारे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और यह है और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, हिस्सा हो, तो एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया होगा, जो कि नेहरू जी का एक कहानी या कह सकते हैं निबंध से लिया हुआ एक 5वां अध्याय है भारत माता, जिसमें कि भारत माता के विशेष प्रकार के एक अर्थ को समझाया गया है, क्योंकि भारत की अपने आप में एक विशेषता को दर्शाता है। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।